आम्रपाली सम्राट की नाराजगी दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन सम्राट ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार फिर से आम्रपाली सोम के बारे में बात करने आई है और वो आम्रपाली से कठोर स्वर में बोलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी आम्रपाली को पता चला कि सोम ने जहर खा लिया है। शाम का वक्त था। सोम अपने कमरे में बेहोश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। राज्य वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। आम्रपाली उसके पास ही खड़ी थी। उसकी 2 दासियां भी थीं, जिन्होंने सोम को बेहोश होते हुए देखा था और आम्रपाली को सूचित किया था। सोम के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, अभी किसी को भी कुछ पता नहीं था। आम्रपाली ने सोम की हालत देखी और वो डर गई। उसने कहा, लेकिन सोम के पास विष आया कहाँ से? तो एक दासी ने कहा, हमें नहीं पता देवी, हम जब सफाई करने उसके कक्ष में आए तो वो बेहोश जमीन पर पड़ा था। तब दूसरी दासी ने कहा, इन्हें इस हालत में देखकर हम डर गए थे, इसलिए हम सबसे पहले राज्य वैद्य के पास गए, फिर आपको सूचित किया। आम्रपाली सोम को देखकर चिंतित थी। वो तरह तरह के अनुमान लगा रही थी। तभी सम्राट भी सोम को देखने उसके कक्ष में आए। वहां आम्रपाली को देख सम्राट एक पल के लिए द्वार पर रुके और फिर कुछ सोचकर अंदर आ गए। आम्रपाली ने जब सम्राट को देखा तो वो एक पल के लिए निश्चिंत हो गई, लेकिन सम्राट ने आम्रपाली से कुछ नहीं कहा और सोम का इलाज कर रहे राज्य वैद्य से कहा, क्या सच में इसने विष खा लिया है? तो राज्य वैद्य ने कहा, हाँ सम्राट, इनके मुख से झाग निकल रहा था और शरीर नीला पड़ गया था। सम्राट ने सोम की तरफ देखते हुए पूछा, अभी कैसा है? तो राज्य वैद्य ने जवाब दिया, यदि वक्त पर हमें सूचित नहीं किया जाता तो अवश्य इन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता। जैसे ही राज्य वैद्य ने कहा, आम्रपाली बुरी तरह से डर गई। उसने झट से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप राज्य वैद्य जी? अभी तो सोम ठीक है ना? आम्रपाली को सोम के लिए इतनी फिक्र करते देख सम्राट को अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था और उनके भाव उनके चेहरे पर साफ साफ उभरने लगे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द भी आम्रपाली से कुछ नहीं कहा। फिर आम्रपाली के सवाल का जवाब देते हुए राज्य वैद्य ने कहा, देवी आम्रपाली, सोम को हमने जो औषधि दी है उससे वो जल्द ठीक हो जाएंगे और कुछ ही देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। इसके बाद राज्य वैद्य कक्ष से निकल गए। उनके जाते ही सम्राट ने एक बार फिर सोम की तरफ देखा और फिर आम्रपाली की तरफ। आम्रपाली सम्राट से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस बार वो हिचकिचा रही थी। सम्राट का मन सोम के पास आम्रपाली को देखकर और भी ज्यादा खराब हो गया था। इसलिए नहीं कि उसे सोम की फिक्र है, बल्कि इसलिए कि सोम जो भी कुछ कर रहा था उसमें आम्रपाली सम्राट के बताने के बावजूद भी फंसती जा रही थी। इसलिए सम्राट उस कक्ष से चले गए। उनका बिना बात किए जाना आम्रपाली को अब अच्छा नहीं लगा। वो मायूस होकर सोम के बगल में ही बैठ गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके अंदर ही अंदर द्वंद्व मचा हुआ था। एक तरफ उसका वो मित्र था जो हर कदम पर उसके साथ होता था और दूसरी तरफ सम्राट थे जिससे आम्रपाली को प्रेम होने लगा था। एकाएक उसके मुख से निकला, उसने कहा, एक तरफ हमारा प्रेम है और दूसरी तरफ मित्रता। इन दोनों में हम ऐसे उलझ जाएंगे हमने कभी सोचा भी न था। हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, पर क्या करें, मित्र के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते और प्रेम को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। एक तरफ सोम बेहोश था तो दूसरी तरफ रानी कौशला देवी अजात शत्रु के लिए मंगाए गए वस्त्र देख रही थी। उनमें से एक एक करके कुछ वस्त्र छांटते हुए वहां खड़े वस्त्रकार और बाकी दासियों से कहती हैं, अरे नहीं, ये वाला हमारे पुत्र पर जरा भी शोभा नहीं देगा, इसको दूर करो। इसके बाद उन्होंने दूसरा वस्त्र देखा और कहा, ये वाला तो हरगिज नहीं पहनेगा वो। इसी तरह काफी देर तक काट छांट करने के बाद उन्होंने अपने पसंद के वस्त्र एक तरफ कर दिए और अंत में उन्हें देखते हुए कहा, इतने दिनों बाद हमारा पुत्र महल वापस आ रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना उसे कुछ भी पहनने देंगे। आने वाले समय में वो मगध का भावी सम्राट बनने वाला है। हमारा पुत्र भावी समय में सम्राट बनेगा। वो अजात शत्रु के आने के लिए अभी से तैयारी कर रही थी। तभी त्रिलोक सिंह ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वहां खड़े वस्त्रकार और बाकी दास दासियों ने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। त्रिलोक सिंह खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर कौशला देवी ने उसके कुछ कहने से पहले ही खुद कुछ बोल पड़ी। क्या बात है, मगध के सेना नायक आज सारी चिंताओं से मुक्त नजर आ रहे हैं। चेहरे की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही। त्रिलोक सिंह वस्त्रकार के बगल में आते हुए कहता है, बात ही कुछ ऐसी है जिसे आप भी सुनेंगी तो खुशी से झूम उठेंगी। अच्छा, तो फिर देर क्यों कर रही हो बताने में?
कौशला देवी ने उत्सुक होते हुए कहा। तो त्रिलोक सिंह ने वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, एकांत। सब एक एक करके वहां से चले गए। जब तक अंतिम व्यक्ति ने कक्ष पूरी तरह से नहीं छोड़ दिया, त्रिलोक सिंह उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके जाने के तुरंत बाद वो कौशला देवी से कहता है, हमारी योजना सफल हो गई है। कौशला देवी ने असमंजस्य में आते हुए पूछा, कौन सी वाली योजना? अजात शत्रु को सम्राट बनाने वाली या आम्रपाली और सम्राट को दूर करने वाली? तो त्रिलोक सिंह ने कहा, अजात शत्रु तो सम्राट बनेंगे ही। फिलहाल सम्राट बिंबिसार और आम्रपाली के बीच पड़ रही दरार अब और गहरी होने वाली है। बस एक बार सोम को होश आ जाए। सोम को होश आ जाए, इसका क्या मतलब है? कौशला देवी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब त्रिलोक सिंह ने उसकी दुविधा को दूर करते हुए कहा, बहन, हमने क्या कहा था? सोम को मारकर उसका आरोप सम्राट के सिर पर डाल देंगे तो आम्रपाली खुद ब खुद सम्राट से दूर हो जाएगी। ये सुनकर कौशला देवी के चेहरे पर चमक आ गई। वो झट से कहती हैं, इसका मतलब तुमने सोम को मार दिया? नहीं, हमने उसे मारा नहीं है, बस मौत की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है ताकि आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि इस बार सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एक बार सोम को होश आ जाए, फिर देखिएगा आप कि क्या क्या होता है। कहते हुए उसने कपटी भाव के साथ आगे कहा, इस बार पासे के सारे दाव हमारे हाथ में है बहन, बस हमें सावधानी के साथ खेलना होगा। इधर त्रिलोक सिंह ने आम्रपाली और सम्राट को दूर करने के लिए हर साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर दिया था। तो दूसरी तरफ अजात शत्रु जाने अनजाने में आम्रपाली की प्रतिमा से ही प्रेम कर बैठा था। वो दिन रात उसके सामने ही रहता था और अपनी हर बात उससे कहा करता था। जब से आम्रपाली की प्रतिमा उसने बनाई थी, तब से उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया था। जहां वो पहले छात्रों से गुस्से में बात किया करता था, अब वो उनसे प्रेम से बात करने लगा था। लेकिन आम्रपाली की प्रतिमा देखने या उसके आसपास भी अगर कोई आता था तो वो उन्हें डांट कर वहां से भगा देता था। आम्रपाली के प्रति उसका प्रेम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। अजात शत्रु आम्रपाली की प्रतिमा के सामने ही खड़ा था और खिड़की से टिक कर उसे अपलक देखे जा रहा था। तभी उसके कक्ष के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। वो अवध के राजकुमार धैर्य थे। उन्होंने अजात शत्रु की तरफ देखा तो वो आम्रपाली में ही खोए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कक्ष में प्रवेश किया और कहा, जिसकी प्रतिमा में इतना जादू है, जिसने राक्षस जैसी प्रवृत्ति वाले इंसान को सुधार दिया। धैर्य की आवाज सुन अजात शत्रु की तंद्रा टूटी और वो आम्रपाली के काल्पनिक दुनिया से वापस आए। तब तक राजकुमार धैर्य उनके पास आकर खड़े हुए और सामने खड़ी आम्रपाली की प्रतिमा की तरफ देखकर आगे कहते हैं, ये बताओ, सिर्फ प्रतिमा को देखने मात्र से तुम्हारा ये हाल है, जब तुम असल में उससे मिलोगे तब क्या होगा? तब अजात शत्रु ने मुस्कुराते हुए धैर्य के कंधों पर हाथ रख लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हमें तो डर है कि कहीं हमारे प्राण ही ना निकल जाएं। तब उनके हाथ अपने कंधों से हटाते हुए धैर्य ने कहा, जब पता है कि उससे मिलते ही तुम्हारे प्राण निकल जाने वाले हैं, फिर भी तुम उसके बारे में पता लगा रहे हो? तो अजात शत्रु ने जवाब दिया, हाँ, पता तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो हमने ठान लिया है कि बाकी का सारा जीवन हमें इसके साथ ही व्यतीत करना है। ये बोलकर अजात शत्रु ने धैर्य की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, वैसे हमने तुमसे कुछ मंगाया था, क्या तुम लेकर आए? तो धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अपने हाथ में रखी एक कपड़े की थैली अजात शत्रु के हाथ में पकड़ा दी। अजात शत्रु ने झट से उसे खोलकर देखा। उसके अंदर एक सुंदर सी चूनर रखी थी। उन्होंने तुरंत उसे उस थैली से बाहर निकाला और आम्रपाली की मूर्ति के समीप जाकर उसे सिर से उड़ा दिया। सिर पर चूनर आने के बाद वो मूर्ति और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुंदरता और निखर आई थी। ये देखकर अजात शत्रु और धैर्य दोनों की आंखें चमक उठी। राजकुमार धैर्य भी आम्रपाली की सुंदरता से काफी प्रभावित थे, लेकिन अजात शत्रु के डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अगले ही पल उन्होंने अजात शत्रु से कहा, जब हम ये चूनर लेने गए हुए थे तब हमने आम्रपाली के बारे में पता लगाने की कोशिश भी की थी। तो अजात शत्रु ने तुरंत पलटकर धैर्य से पूछा, हाँ तो बताओ, क्या पता चला? उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब बताओ, क्योंकि गुरुकुल से निकलने के बाद हम सबसे पहले आम्रपाली से ही जाकर मिलेंगे। अजात शत्रु बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आम्रपाली भी वैशाली में नहीं बल्कि मगध में है। उसे मात्र आम्रपाली के नगरवधु होने के अलावा और कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उन्हें उतावला होते हुए देखकर धैर्य ने उनकी टांग खींचते हुए कहा, मित्र धैर्य रखो, सब बता रहा हूँ। ये बोल धैर्य ने आगे कहा,
अजातशत्रु, शायद तुम्हें पता नहीं, आम्रपाली की उम्र तुमसे ज्यादा है। हमें नहीं लगता कि वो तुमसे कभी प्रेम कर पाएगी। धैर्य की बात सुनकर अजातशत्रु की भौहें तन गई और वो धैर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे जोरदार धक्का देते हुए कहते हैं, पहली बात तो ये कि हमारे सामने आम्रपाली और हमारे प्रेम को लेकर नकारात्मक बात बिल्कुल भी मत करना। अजातशत्रु के धक्का देने की वजह से धैर्य लड़खड़ाकर पीछे की तरफ खिसक गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। अजातशत्रु का क्रोध देखकर धैर्य समझ गया कि उसने कुछ गलत कह दिया है। तभी अजातशत्रु ने दोबारा कहा, और दूसरी बात, हमारे लिए प्रेम महत्वपूर्ण है, ना कि उम्र। आम्रपाली को हमसे प्रेम हो या फिर ना हो, हमें से कोई मतलब नहीं। हमें आम्रपाली से प्रेम है और वही हमारी रानी बनेगी। समझ गए तुम? अब जाओ यहाँ से। अजातशत्रु ने राजकुमार धैर्य को धमकाकर वहां से भगा दिया। अजातशत्रु चुपचाप उनके कक्ष से बाहर निकल गए, लेकिन कक्ष के द्वार के बाहर पैर रखते ही उन्होंने पलटकर अजातशत्रु की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, जलते हुए अंगारों पर पैर रख रहे हो मित्र, जरा संभल कर, कहीं जोश जोश में पूरा पैर ना जल जाए, फिर ना चलने लायक बचोगे और ना ही प्रेम करने लायक। एक तरफ आम्रपाली के सच से अनजान अजातशत्रु का प्रेम उसके लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ सोम को बचाने और सम्राट को कौशला देवी का सच बताने के लिए वर्षकार महल से निकलकर एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया था। दिन ढल रहा था, घर के पास अंधेरा था, लेकिन आसपास के घर के बाहर जल रही मशाल की और दियों की वजह से हल्की हल्की रोशनी उस घर पर पड़ रही थी। वर्षकार अपनी थकी हुई आंखों से उसे देख रहा था। उसे देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो करुण स्वर में कहता है, हमें क्षमा करना पिताजी, आपके मना करने के बावजूद भी हम आपको अकेला छोड़कर चले गए। हमें क्षमा करना पिताजी। वर्षकार अपने घर के बाहर खड़ा था, जिसे देखकर वो पुरानी यादों में खोकर भावुक हो रहा था। वो घर की चौखट के पास गया और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हमने जो कुछ भी बिगाड़ा है उसे हम ठीक करेंगे। आज सम्राट से नहीं मिल पाए, लेकिन कल अवश्य मिलेंगे और उनसे सारा सच कह देंगे। शायद तब वो हमें माफ कर दे। जब वो ये कह रहा था तभी उसे घर के अंदर से कुछ गिरने की धड़ाम से आवाज आई। ये आवाज सुनकर वर्षकार चौंक गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल उसे फिर से अंदर से हलचल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो तुरंत कहता है, ये कैसी आवाज है? अंदर कोई है क्या? तो ये सोचकर वर्षकार ने दरवाजे पर लगे ताले को वहीं पास पड़े पत्थर को उठाकर तोड़ दिया, लेकिन वहां अंधेरा था। इसलिए दरवाजा खोलने से पहले वो भागकर बगल वाले घर के बाहर जल रहे दीपक को उठाकर लाया और धीरे से सतर्क होकर दरवाजा खोला। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, उसके बगल वाले कक्ष से दरवाजे से काफी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसमें लगातार हाथ मार रहा हो। ये देखकर वर्षकार की सांसें एक पल के लिए थम गई थी, लेकिन उसने हिम्मत की और दिए की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथों से द्वार खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों पर हलचल हुई और जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक कन्या रस्सियों से बुरी तरह से बंधी पड़ी है, जिसका मुख मोटे कपड़े से बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा जमीन की तरफ था और वो अपने दोनों पैर बंधे होने के बावजूद भी उन्हें दरवाजे पर मार रही थी, ताकि बाहर तक आवाज जा सके और कोई उसे वहां से बाहर निकाल सके। आखिर कौन थी वो लड़की जो वर्षकार के घर में कैद थी? क्या अजातशत्रु का प्रेम आम्रपाली के लिए मुसीबत बन जाएगा? सोम के होश आने के बाद क्या होने वाला था,